अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरा है। हमने फोरेंसिक्स में जो है ना टॉक्सिकोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें जनरल टॉक्सिकोलॉजी हमने कवर कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी। स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी में सबसे पहले हमें ना क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स पता होनी चाहिए, ठीक है। पॉइजन्स किस किस तरह के हो सकते हैं, क्या क्या उसके जो है ना टाइप्स हम करते हैं। सबसे पहले क्रोसिव हो सकते हैं, ठीक है, इरिटेंट्स, न्यूरोटिक्स, कार्डिक पॉइजन्स, एस्फिक्सिएंट्स और मिससेलेनियस पॉइजन्स, ठीक है। अब जो कोरोसिव है ना उसमें आ जाते हैं मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, वेजिटेबल एसिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक मिनरल एसिड्स में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl आ जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड में आ जाते हैं कार्बोलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। वेजिटेबल एसिड्स में हाइड्रोसाइनिक एसिड। फिर हम जो है ना इरिटेंट्स, इरिटेंट्स में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में भी फर्दर मेटालिक है और नॉन मेटालिक है, ठीक है। जो मेटालिक है ना इसमें आपके पास आ जाता है आर्सेनिक, कॉपर, मर्क्यूरी, लेड और थेलियम। फिर नॉन मेटालिक में फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर इसी तरह से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में एनिमल है और वेजिटेबल है, ठीक है। जो एनिमल है इसमें स्नेक्स आ जाएगा, स्कॉर्पियंस आ जाएगा। जो वेजिटेबल है इसमें कैस्टर, ठीक है, क्रोटॉन ऑयल और कैप्सिकम, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो कि जो न्यूरोटिक्स हैं इसमें ना तीन तरह के, सेरिब्रल है, स्पाइनल है और पेरिफेरल है। जो सेरिब्रल है उसमें क्या है, सोमनिफेरस, इनएब्रियंट्स और डिलीरियंट्स, ठीक है ना। जो सोमनिफेरस है उसमें ओपियम आ जाता है। इनएब्रियंट्स में क्या आ जाएगा, अल्कोहल, एनेस्थेटिक्स, सिडेटिव्स, फ्लूइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। डिलीरियस में धतूरा, कैनाबिस, कोकेन। स्पाइनल में आ जाओ, स्पाइनल में नट्स, वोमिका। पेरिफेरल में क्यूरारी। फिर कार्डिक पॉइजन्स जिसमें डिजिटालिस, टोबैको, ठीक है, और ये है। अब आ जाओ एस्फिक्सिएंट्स, एस्फिक्सिएंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोल गैस, फ्यूल गैस, वॉर गैसेस होती है। मिससेलेनियस पॉइजन्स में एस्पिरिन और पैरासीटामोल। अब यहाँ पर देखो जिन चीजों को हमने इसमें डिटेल, एक तो हमें क्लासिफिकेशन भी आनी चाहिए सारी, ये हमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और दूसरा इसमें हमें किन की डिटेल्स भी अच्छे से आनी चाहिए। क्रोसिव्स इंपॉर्टेंट है, ये सारा ही इसमें आ जाएगा, हम इसको डिटेल से करेंगे। फिर जो इरिटेंट्स है इसमें हमने जो है ना एनिमल्स में स्नेक बाइट करनी है, ठीक है। स्नेक्स इंपॉर्टेंट है, ये करेंगे, ठीक है। न्यूरोटिक्स में हम पढ़ेंगे ओपियम पढ़ेंगे, अल्कोहल्स पढ़ेंगे, सिडेटिव्स पढ़ेंगे, इंसेक्टिसाइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। कार्डिक पॉइजन्स पढ़ेंगे, फिर एस्फिक्सिएंट्स पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपियम से। अब हमने स्टार्ट करना है ओपियम। ओपियम हमने देखा है कि ये एक सेरिब्रल न्यूरोटिक पॉइजन है जिसकी सबटाइप क्या है, सोमनिफेरस, ठीक है ना। अब हम ओपियम को पढ़ते हैं। ओपियम क्या है, इट इज अ क्लास ऑफ ड्रग विच रिड्यूस पेन। इसका काम है कि मॉडरेट या स्लो टाइप की पेन को रिड्यूस करना है, ठीक है। अब ये कैसे जो है काम करते हैं, ये इसमें पेन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देना, ठीक है ना, बाय बाइंडिंग टू द ऑपियोइड रिसेप्टर्स इज प्रेजेंट ऑन द नर्व सेल, इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जीआईटी, ठीक है। ओपियम के दूसरे नाम भी हो सकते हैं, इसको मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, खास खास, इस तरह से भी जो है ना वो कह सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इट कंटेन्स अल्कालॉइड्स विच फॉल इन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स हैं इसके, फेनेंथ्रीन है और बेंजाइल आइसोक्विनोलिन है, ठीक है। जो फेनेंथ्रीन है इसमें जो आता है मॉर्फिन, कोडीन और थिबेन, और बेंजाइल आइसोक्विनोलिन में आता है पेपावेरिन और नार्कोटीन, ठीक है ना। अब इसका क्या मोड ऑफ एक्शन है, ये काम किस तरह से करेगा, इसमें सीएनएस डिप्रेशन करानी है, एनाल्जेसिया कराना है, हिप्नोसिस करानी है। एनाल्जेसिया और हिप्नोसिस के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं नार्कोसिस। ओपियोइड रिलीज करता है डोपामिन व्हिच इज द मोड इलिवेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर। अब ओपियोइड के रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, ओपियोइड के तीन रिसेप्टर्स होते हैं, म्यू, कापा और डेल्टा, ठीक है ना। अब जो म्यू रिसेप्टर्स है इसको हम OP3 भी कहते हैं और कापा को OP2 भी कहते हैं। और म्यू जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द ओपियम, ठीक है ना, जिसमें यूफोरिया, एनर्जीजिया, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन और फिजिकल डिपेंडेंस आ जाता है। जबकि जो कापा है इसमें मायोसिस करानी है, उसकी वजह से स्पाइनल एनर्जीजिया, सीएनएस डिप्रेशन, ठीक है ना। और डेल्टा की वजह से हेलुसिनेजेनिक इफेक्ट आएगा और सीएनएस की जो जीआईटी की सिक्रेशन है वो कम हो जाएगी। अब फेटल डोज क्या है, इसकी कितनी फेटल डोज है, डोज देंगे कि वो फेटल हो सकती है, डेथ कॉज करा सकती है, वो है 200 mg ऑफ द मॉर्फिन और 2 ग्राम ऑफ द ओपियम। फेटल पीरियड फ्यू आवर्स से 2 डेज हो सकता है। इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो एक्यूट पॉइजनिंग के आ सकता है, क्रोनिक पॉइजनिंग के। अच्छा ये ना एब्जॉर्ब ज्यादातर जीआईटी से होती है, लेकिन इसका मैक्सिमम इफेक्ट आता है आईवी देने से या इंट्रामस्कुलर देने से, ठीक है।
अब एक्यूट पॉइजनिंग में क्या होगा, एक्यूट पॉइजनिंग में ना जो थेराप्यूटिक डोज है जब वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाती है ना तो एक्यूट पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है ना। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो ना 30 to 60 मिनट्स ऑफ इंजेक्शन, उसके बाद आ सकते हैं। और अगर इंजेक्ट किया, एक इंजेक्शन होती है कि आपने ओरली लिया, एक होता है इंजेक्शन के थ्रू। इंजेक्शन से अगर ऑपियोइड लिया गया तो उसके इफेक्ट 3 to 5 मिनट्स के बाद आ जाएंगे। अब इसमें जो स्टेजेस है ना ऑफ द ओपियोइड ओवरडोज वो क्या क्या है, एक है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है। फर्स्ट इज द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, सेकंड इज स्टेज ऑफ द स्टूपर, थर्ड इज द स्टेज ऑफ द नार्कोसिस। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट किस वजह से होती है, लिम्बिक सिस्टम की वजह से ना वो इफेक्ट होगा तो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट आएगी। इसमें क्या क्या हो सकता है, लाफ्टर, टैकीकार्डिया, हेलुसिनेशन, कन्वर्जेंस। फिर स्टेज ऑफ स्टूपर, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें हेडेक होगा, आप जो है ना फील करते हो वेट इन लिम्स, सेंसेस डिक्रीज कर जाती हैं, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू स्लीप, मायोसिस, साइनोसिस ऑफ द फेस, लिप्स, पल्स और रिस्पिरेशन जो है ना वो तो नॉर्मल रहती है, ठीक है। और उसके अलावा ये ना इचिंग होती है ऑल ओवर द बॉडी। अब इचिंग होना इसमें ना ये किस वजह से होती है, डीग्रेन्युलेशन। डीग्रेन्युलेशन कहते हैं कि प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द मास सेल्स एक्टिवेट होंगी, रिलीज करेंगी हिस्टामिन और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि इचिंग करवाते हैं, ठीक है। अब आ जाए स्टेज ऑफ द नार्कोसिस। जो स्टेज ऑफ नार्कोसिस है ना इसमें डीप कोमा आ जाता है, ठीक है। मसल रिलैक्सेशन, रिफ्लेक्सेस है ना वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्सेस, पिन पॉइंट प्यूपिल, बीपी डिक्रीज कर जाना, हाइपोथर्मिया, फिर ब्रीदिंग जो है ना वो भी काइनेस स्ट्रोक ब्रीदिंग होगी, फीबर पल्स होगी और पर्सपायरेशन, ठीक है। ये स्टेजेस हैं, इनमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसको याद रखना है। और ये जो 3 स्टेजेस है ना उसके बाद जो फैटल टर्मिनल केस हो सकता है, उसके बाद यानी डेथ, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें साइनोसिस हो जाएगा, फ्रोथ फ्रॉम दी माउथ, स्मेल, ओपियम की स्मेल जो है ना वो ब्रेथ से फील होती है, कोमा डीपन्स हो जाते हैं, ठीक है ना। ब्रीदिंग भी बहुत ज्यादा इरेगुलर हो जाएगी और पल्स भी इम्परसेप्टिबल, ठीक है। फिर उसके बाद डेथ क्यों हो रही है, क्योंकि रिस्पिरेटरी पैरालिसिस हो गया हुआ है। अब क्रोनिक पॉइजनिंग में क्या हो रहा है, केना रेगुलर यूज की वजह से, काफी टाइम से यूज होने की वजह से टॉलरेंस और फिजिकल डिपेंडेंस डेवलप हो गई है। उसकी वजह से क्या सिम्टम्स आएंगे, फिजिकल और मेंटल जो है ना मोरल, फिजिकल मेंटल और मोरल डिटेरियोरेशन हो जाएगी। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होगा, पर्सन देखने में ही काफी कमजोर नजर आएगा, इमेसिएटेड लुक होगी, कॉन्स्टिपेटेड होगा। अब वो जाहिर सी बात है, अब वो ओपियम वो ले रहा है इंजेक्शन के थ्रू, तो इंजेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, डर्मल स्कार्स भी होंगे, ठीक है ना। वो इंजेक्शन के मार्क्स उसकी स्किन पे नजर आएंगे, मेमोरी लॉस और डिप्रेशन। अब इसकी डायग्नोसिस देखते हैं। जो डायग्नोसिस है ना उसमें पता है कौन से पॉइंट्स हैं, वही जो मैंने यहाँ पर डायग्नोसिस हमें इन इन चीजों से पता चल सकती है। जैसे अगर पिन पॉइंट ट्यूपुल है, हाइपोथर्मिया है, काइनीस स्ट्रोक ब्रीदिंग है, जो है पल्स है वो फीबल है, पर्सपायरेशन है, तो इनसे क्या पता चल सकता है, डायग्नोसिस में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, और ये मैंने ब्लूसिड हैंडरलाइन किया, साइनोसिस, ब्लूसिड हैंडरलाइन किया, फ्लोथ फ्रॉम द माउथ, नोस्ट्रिल्स और स्मेल ऑफ द ओपियम, ये चीजें हैं जो हमें डायग्नोसिस में हेल्प करेंगी। अब ना हमने ना इसको डिफरेंशियल डायग्नोज करना होता है, यानी कुछ और भी अदर केसेस हैं जिसमें ओपियम जैसे सिम्टम्स आएंगे, लेकिन हमने उसको डायग्नोज करना है कि ये ओपियम पॉइजनिंग है या कोई और है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। वो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इंट्राकरेनियल लीजन्स हो सकती हैं, मेटाबॉलिक कंडीशंस, डायबिटिक कोमा, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग और एपिलेप्टिक कोमा, ठीक है। ये वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हमें इनका पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ट्राई-एड बहुत इंपॉर्टेंट है ओपीएम में ना। ट्राई-एड 3 चीजों को कहते हैं जो ओपीएम पॉइजनिंग में आती हैं, कोमा, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन और पिन पॉइंट प्यूपल। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में पूछा जाता है। अब क्या ट्रीटमेंट है, किस तरह से हम ओपियम को ट्रीट करते हैं, एक तो कि एयरवे को मेंटेन, ABC जो वाइटल्स की चीजें हैं, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इसको मेंटेन करना है। इमेटिक्स आप नहीं दे सकते क्योंकि जो वोमिटिंग सेंटर है वो डिप्रेस हुआ हुआ है, तो इमेटिक्स क्या करते हैं, वोमिटिंग यूज कराते हैं, तो वो नहीं होगी, ठीक है ना। फिर स्टमक वॉश और गैस्ट्रिक लेवाज कराना है, ठीक है। अब इसका जो सारा जितना भी प्रोसीजर था वो हमने जनरल टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ लिया हुआ है। एक्टिवेटेड चारकोल यूज कर सकते हैं, परगेटिव्स को यूज कर सकते हैं, आईवी सलाइन और रिंजर सोल्यूशन, डेक्सट्रोज सोल्यूशन दिया जा सकता है ताकि एसिडोसिस को जो है ना न्यूट्रलाइज किया जा सके या डिहाइड्रेशन को मेंटेन किया जा सके, यानी डिहाइड्रेशन हुई है तो वो हाइड्रेट किया जा सके पर्सन को। फिर जो थायमिन है, विटामिन B1 वो दिया जा सकता है सीएनएस के फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए, सपोर्टिव मयर्स, वेसोप्रेसिन, प्रेशर्स फॉर हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह, ये चीजें, ठीक है। ये हमने इसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर लेना।
फिर उसके बाद जो है ना इसका एंटीडोट क्या है, नैलोक्सोन, ठीक है ना, नैलोक्सोन इसका एंटीडोट है। इसकी पोस्टमार्टम अगर हम अपीयरेंस देखें ना डेथ के बाद, एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। जो एक्सटर्नल है ना उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं एक्सटर्नल में ना, ये जो मैंने अब रेड से की हैं ये आपको पता होनी चाहिए। साइनोसिस, साइनोसिस लिप्स का, फेस का, फ्रोथ फ्रॉम द माउथ, ठीक है, नोस्ट्रिल्स। फिर उसके बाद ये ओपियम की स्मेल आएगी, इमेसिएटेड लुक, इंजेक्शन मार्क्स होंगे, ठीक है ना, टैटू मार्क्स होंगे, पोस्टमार्टम लिविडिटी होगी, ये एक्सटर्नल आ गया। इंटरनल में जो स्टमक होगा ना, अब ओपियम की पॉइजनिंग हुई है तो वो हमें कैसा स्टमक, सॉफ्ट होगा, स्मॉल सॉफ्ट, और ब्राउनिश लम्प्स बने होंगे ओपियम के, ठीक है, और उसमें से स्मेल भी आएगी। लीवर का क्या है कि लीवर की कंजेशन हुई होगी और हेपेटिक नोड्स जो है वो एनलार्ज हुए होंगे। लंग्स में क्या होगा, एडिमा हुआ होगा, लिविडिटी फेस की हुई होगी और साइनोसिस हुआ होगा, और फेस हमें ब्लैकिश अपीयरेंस फेस की नजर आएगी, ठीक है। अब मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि एक्सीडेंटल डेथ्स में हो सकता है, ठीक है, जिसमें अगर आईवी ओवरडोज हो गई है ओपियम की, बच्चों में अगर कफ सिरप की ओवरडोज हो गई है, सुसाइडल भी हो सकता है, ठीक है, होमिसाइडल ये नहीं होता क्योंकि इसकी स्मेल वगैरह से, इसके टेस्ट से पता चल जाता है। तो आप किसी और को जो है ना मारने के लिए ये नहीं दे सकते, होमिसाइडल नहीं, ठीक है।